कंप्लीट हो गए। पहले 3 चैप्टर 4 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है जी। और 4 पहले और 2 ये 6 हो गए। 7वां चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही एक एक करके चैप्टर मुकम्मल होते चले जाते हैं और कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बात ये होती है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस वो बच्चा दे पाता है जिसने सारे ही चीजों को प्रॉपर रिवाइज करके याद रखा हो, क्वालिफाई कर जाए। अच्छा, और जो कंसिस्टेंट एफर्ट करता है, चीजों को छोड़ देना, छुट्टियां मारना, ये सारे आदत वो है जो किल करती हैं आपके करियर को। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात ये कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन कौन सा 39 पढ़ेंगे। इसमें डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ कंपनी, देन पेमेंट अगेंस्ट डिलेड रिटर्न, ग्राउंड रेंट, सर्विस विद द रेंट, सब लीज, प्राइस बॉन्ड एंड पेंशन एंड गिफ्ट। ये चीजें आएंगी इसके अंदर आज के टॉपिक में। सबसे पहले डेफिनेशन के लिए सेक्शन 39 की तरफ चलते हैं कि वो डेफिनेशन क्या बताता है हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखिए, सबसे पहली बात ये है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की जब आप बात करते हो तो इसके अंदर कहा यह जाता है कि वो तमाम इनकम जो कि है तो इनकम, पहली बात वो तमाम इनकम जो कि इनकम है, यानी शुड बी इनकम, शुड बी इनकम, आमदनी। इस मतलब कुछ ऐसे भी पैसे इंसान को आते हैं जो आमदनी नहीं होते, बिल्कुल ऐसे पैसे आते हैं जो आमदनी नहीं होते, जैसे पॉकेट मनी, गिफ्ट। वो पैसे तो है लेकिन हम पॉकेट मनी को इनकम नहीं कहते। तो पहली बात है ये आपकी क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए जो आपने पैसा कमाया। दूसरी बात ये कि ये इंक्लूड ना हो किसमें, नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जेम्प्टेड इनकम, नॉट एग्जेम्प्टेड इनकम, ये एग्जेम्प्टेड इनकम ना हो, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, एग्रीकल्चर की आमदनी ना हो, ठीक है जी। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये क्या हो, शाबाश, नॉट फाइनल टैक्स रिजीम, इसमें भी ना हो, और हम इसको किसी भी नॉट एडजस्ट इन एनी अदर हेड, नॉट एडजस्टेबल इन एनी अदर हेड। तो क्या है जी, सेक्शन 39 ये कहता है एक ऐसी सूरत जिसमें आपका जो पैसा है वो आमदनी, पहली बात, लेकिन वो किसी दूसरे हेड में एडजस्ट नहीं हो रहा। और तीसरी बात, ये एग्जेम्प्टेड इनकम भी नहीं है, यानी एग्रीकल्चर वगैरह की आमदनी भी नहीं है, और ये फाइनल टैक्स रिजीम भी नहीं है, जैसे डिविडेंड नहीं है। अब हमने डिविडेंड पहले चैप्टर में एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया था जिसमें डिविडेंड को अलग से टैक्स लगाया था, किसमें, फाइनल टैक्स रिजीम में जाकर। तो ये डिविडेंड भी ना हो, यानी ना सेपरेट ब्लॉक में न जाता है, ना फाइनल टैक्स रिजीम में जाता है, हैवी आमदनी किसी हेड में भी नहीं आता, तो कहते हैं किसमें डाल दो। यानी इसका मतलब ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है एक तरह से मेसलिनियस का नाम है। इसका नाम है मेसलिनियस का। जैसे आप कह देते हैं ना कि अब्दुल्ला, नबीन एंड अदर्स, तो अब जाहिर है जो बाकी लोगों ने किसी खाते में डाल दें, किसमें डाल दें, अदर्स। तो बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, ए काइंड ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर, एक ऐसी किस्म की आमदनी जो इंसान को रिसीव हो, विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अदर हेड, वो किसी दूसरे हेड में नहीं डाली जा सकती। इसका मतलब है आमदनी received by a person which cannot be शामिल in any other, ठीक है, an आमदनी get by the person which is not शामिल in any other heads of income but also not exempted, exempted भी नहीं है, and shall be chargeable to tax under income from
other source. It means that a banda's आमदनी which is not shamil in any other heads and it is not an exempted income. It is included in the income from other source. तो मैंने सही कहा ना कि फिर हम इसको क्या समझते हैं, ये मिसलेनियस है जो बातें मैंने कही, बट डेफिनेशन आमदनी है, किसी दूसरे हेड में डाल नहीं सकता, एग्जेम्प्टेड नहीं है एग्रीकल्चर वगैरह, और फाइनल टैक्स ब्लॉक में भी नहीं जाती, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इसका मतलब बाकी चीजों की डेफिनेशन यूं पढ़ाई गई कि ये वाली आमदनी एन इनकम विच इज गेन फ्रॉम द गिविंग अ हाउस टू अ पर्सन इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी बाकी सारी डेफिनेशन बताएगा कि अगर तुमने घर किराए पे दिया और उससे जो किराया आया वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और अगर तुमने कारोबार किया तो कारोबार की सेल्स में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए तो वो इनकम किसकी है, बिजनेस की। लेकिन जब अदर सोर्स की बारी आई तो कहा अगर ये हो ये ना हो तो फिर ये होगा। बाकी सब में बताया ये फलां चीज की आमदनी है, ये फलां चीज की टैक्सेबल आमदनी है, फलां चीज टैक्सेबल आमदनी। जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बारी आई तो कहा अगर ये किसी में शामिल है ना उसका और हुआ भी आमदनी तो फिर तुम इधर डाल दो। ठीक है जी, तो इसलिए कहा अ बंदा रिसीव आमदनी विच इज इन अ टैक्स ईयर which cannot be shamil in another heads of income and it is also not exempted income like agriculture, then it is included in the income from other source. क्लियर जी? अच्छा, अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीजों को हम देखने चलते। सबसे पहले इसके अंदर क्या आ गया, नंबर 1 इज डिविडेंड। तो आप कहेंगे सर डिविडेंड तो हमने डाला था, आपने न्यूमेरिकल कराया था, मैं गवाह हूं, मैंने ये देखा, आपने उसको फाइनल टैक्स रिजीम में डाला, तो फिर ये कौन सा डिविडेंड है, देख लेते हैं। डिविडेंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी। और लोकल डिविडेंड किसमें जाता है, यही हमने साथ बता भी दिया, एफटीआर में जाता है। एफटीआर का मतलब क्या है, फाइनल टैक्स रिजीम। वो तो एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं आप, मुझे अभी भी याद है 3 लाख आमदनी आई थी, हमने सारे टैक्स लगा के ज़कात निकाल के नॉर्मल टैक्स रिजीम में उसकी इनकम कैलकुलेट की थी। चौथे चैप्टर का आखिरी चैप्टर था और आखिर में 3 लाख को हमने 15% टैक्स लगाया। और वहां पे 3 तरह के थे कि अगर वो एक्सपोर्ट है, एग्जेम्प्टेड है तो 0 रेट लगेगा टैक्स का, अगर एनर्जी सेक्टर है तो 7.5%, और अगर वो जर्नल है तो 15%। याद है आपको, क्या भूल गए? अगर भूल गए तो वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है, वीडियो सेंड कर दूंगा, आपको याद आ जाएगा आपकी ही वीडियो कि ये बात आपने देखी थी चैप्टर नंबर 4 के आखिर में। ठीक होगी बात? तो जो अपना लोकल टैक्स है वो किसमें जाता है, फाइनल टैक्स रिजीम में हो जाता है। फाइनल टैक्स रिजीम, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर खरीदे थे और वहां से आपको किसी ने डॉलर भेजे हैं डिविडेंड की शक्ल में, या फिर आपने जो है वो शंघाई में शेयर खरीदे थे और ची चांगचुंग ने आपको शी शांगचुंग भेज दिए, तो ये जाए किसमें जाएंगे। लेकिन अगर ये लोकल डिविडेंड हुआ तो किसमें डील होगा, फाइनल टैक्स रिजीम में डील होगा। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, अब बात आगे क्या जी, रॉयल्टी आगे चल के देखेंगे, लेकिन मसला ये रॉयल्टी आउट ऑफ कोर्स थी, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जो आउट ऑफ कोर्स है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन रॉयल्टी होती क्या है पता तो है ना, अगर तुम दाऊद यामाहा वाले हो और यामाहा बना रहे हो पाकिस्तान में, तो जितनी मोटरसाइकिलें बेचोगे यामाहा का टैग लगाने के रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर तुम बर्गर बनाने वाले हो तो जितने बर्गर बेचोगे मैकडॉनल्ड के नाम से, केएफसी के नाम से, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, अपने मुनाफे में से उन्हें हिस्सा देना पड़ेगा। बस इतना ही काफी। क्या हाल है? अच्छा बच्चों, लेकिन प्रॉफिट ऑन द डेट ओनली इन केस ऑफ कंपनी, आम बंदे की बात नहीं कर रहे। कंपनी ने बैंक में पैसा रखा और कर्ज पर कंपनी की क्या आ गई, कमाई आ गई। प्रॉफिट क्यों लिखा है, इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखा?
तो भाई इस्लामिक इकोनॉमिक्स है और अभी शरिया कोर्ट ने कहा सूद को बंद करो, तो हमने सूद को बंद नहीं किया, हमने नाम बदल दिया। अच्छा बच्चों, तो वो प्रॉफिट जो किसी कंपनी ने रखा है अपना पैसा बैंकों में और वहां से उस कंपनी को आया है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन द डेट फॉल्स अंडर द फाइनल टैक्स regime in case of all person but in case of company except company। क्या मतलब? कंपनी के केस में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और बाकी जवाद, बशीर, बशीरा, इन केस में क्या है? इनका है फाइनल टैक्स रिजीम, ठीक है। लेकिन अगर ये आईसीआई पाकिस्तान है, अगर ये नेस्ले पाकिस्तान है, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मुश्किल बात तो नहीं हो रही जी? अच्छा, तो इसका मतलब अभी तक दो ही बातें समझ आई है। पहली बात तो ये समझ आई है कि वो डिविडेंड जो किसी बैरूने मुल्क से आया है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अपना डिविडेंड हुआ तो वो किस में जाएगा? फाइनल टैक्स रिजीम में। इसी तरह जो बैंकों से सूद कमाते हैं लोग, वो जाएगा फाइनल टैक्स रिजीम में। लेकिन अगर वो कमाएगी कौन, तो फिर वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर बच्चों? चलिए, अब बात ये है जी कि एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड। अच्छा, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये ला है, ये जो डब्बा बना हुआ ना, ये मसाला है, ये किसने लगाया? हाँ, मोस्टली तो मोस्टली ये मसाला ये मैं खुद लगा। अच्छा बच्चों, अब जहां पे हेडिंग दिया होगा ना, फिर ये अंदर ला लिखा होगा यहाँ। अच्छा, वैसे मुझे इधर ला सारे ऐसे ही लिखता, बहरहाल एनीवे मैं भी कोई अच्छा कंपोजिटर नहीं। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर द टैक्स लॉ। क्या मतलब? मतलब ये जी कि आप एक अमीर आदमी, फर्ज कर ले, फर्ज करने में क्या जाता, आप एक अमीर आदमी अकड़ के खड़ा होता, आपने परवाह नहीं की, आपने 16 लाख रुपए टैक्स जमा करा दिया हुकूमत को। साल भर आपकी रिटर्न जब फाइल की आपके कंसल्टेंट ने, तो सिर्फ 12 लाख रुपए टैक्स बनता था। 4 लाख रुपए आपने बगैर सोचे समझे फजूल में ही भेज दिया। अब इस 4 लाख को देने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है वो 6 माह लगा दी, 6 मंथ में वापस। अब 6 मंथ में खाली 4 लाख नहीं आएगा, इसके अंदर कुछ ऐड हो गया। इसके साथ क्या आएगा? इसका एडिशनल पेमेंट। ला में लिखा है ना, मैं प्रॉफिट भी लिख सकता था जैसे आपने बोल दिया, इंटरेस्ट भी लिख सकता है जैसे आपने बोल दिया, लेकिन मैंने ला की लैंग्वेज में क्या लिख दिया? एडिशनल पेमेंट के। ये कोर्ट ने फैसला किया था, फिर ये ला का हिस्सा बना कि जी आप लोगों के साथ पैसे रखते हैं, साल बाद उनको उतने ही देते हैं जितने उनके पैसे जाती। इतने साल आपने जानबूझ के बैंक में रखे, तो आपने तो अगर किसी का 1 करोड़ रुपया रखा तो साल बाद 12 लाख रुपया खुद ले लिया, पर उसमें ले यार मेरे पैसे से वापस ले। क्या हाल? नहीं बच्चों, तो उन्होंने कहा कि एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर द टैक्स लॉ। नहीं बच्चों, तो अब देखेंगे फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एन इनकम अंडर द हेड्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। कहता है कि डेफिनेशन इट इज इनकम एंड कैन नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड ऑफ इनकम। सॉरी, ये तो उसका डेफिनेशन आ गया ना, ये हमने पढ़ लिया था, है ना, ये पढ़ लिया था। बेसिकली ये ला लिखा हो, ठीक है। तो इसको वैसे मैं यहां काट भी देता हूं, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं जब स्लाइड भेजूं आपको गलती ना लगे, ठीक है। जस्ट चला, समझ आ गया? नहीं ला, मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई। अच्छा, अब बच्चों यहां तक अगर बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं। आगे क्या जी? ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट। अब ग्राउंड रेंट क्या होता है जी? देखिए, फर्ज कीजिए कि अच्छा, अब ला यहां लिखा हुआ है, ये हेडिंग, जब हेडिंग होगा तो लास्ट में होगा। अब ला ये है जी कि ये एक प्लॉट है डीएचए में, बहुत बड़ा कमर्शियल प्लॉट। ये ला है दऊशाही साहब का प्लॉट है, मेरे गरीब के पास का प्लॉट है, वो डीएचए। अच्छा किया, कह दिया। मैं तो हमने डीएचए गेट पे रोक लेते हैं भाई, किधर जा रहा है भाई? नहीं, अंदर नहीं घुसने देते, नहीं जाते शरीफ। अच्छा बच्चों, तो
दाऊदशाही से वो प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, और उन्होंने इसे एक्सेस कर लिया, किसी कंपनी ने, नेट सोल वाले आ गए और कहा सर ऐसा है, प्लॉट आपका बड़ा अच्छा है, हमें पसंद आ गया, आप ऐसा करिए प्लॉट हमें दे। उन्होंने कहा जी ठीक है ले लें, निकाले 5 करोड़ रुपया। मैंने 5 करोड़ तुम्हारे पास सही, फिर किस चक्कर में ले रहे, बिल्डिंग तो हम इसको बनाएंगे, हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, बिल्डिंग, हम इसके ऊपर एक जो है वो सॉफ्टवेयर पार्क बनाएंगे, सॉफ्टवेयर पार्क बनाएंगे। तो ऐसा करें, आप हमें प्लॉट किराए पे दे दें, प्लॉट किराए पे दे दें। अब आप सोचेंगे सर ये तो बड़ा टेक्निकल मामला नहीं कर दिया आपने, क्या कि जी अभी आपने पढ़ा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो घर किराए पे दिया, तो किराया किस में आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ गया। तो ये कौन सा किराया है जिसको आप डाल रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ये जब ग्राउंड किसी को दी जाए, क्या दी जाए, ग्राउंड, और उस ग्राउंड के ऊपर वो अपनी पर्पस बिल्ड बिल्डिंग बना ले, तो ग्राउंड का किराया जो होगा वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है कि जी नेट सोल कंपनी अप्रोचेस टू मिस्टर दाऊद शाहिद फॉर हिज एम्प्टी प्लॉट in DHA commercial zone. Company offered him a monthly amount against plot. अच्छा मैंने रेंट जान के नहीं लिखा, मैंने कहा रेंट लिखा ना, इन्होंने फॉरन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में घुसा है। तो उन्होंने क्या तय किया, हम महीने के आखिर में आपको एक महीने की एक पेमेंट दे दिया करेंगे, ऑन विच इट विल कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग बाय इट्स ओन फॉर यूज ऑफ यूजिंग एज अ सॉफ्टवेयर पार्क। यहां मैंने उर्दू में लिख दिया, कमर्शियल जोन में अपने खाली प्लॉट डीएचए कंपनी कौन सी, नेट सोल के लिए मिस्टर दाऊद शाहिद से राब्ता करती है और कंपनी ने उसे प्लॉट के एक ज़माना रकम की पेशकश की है जिसमें सॉफ्टवेयर पार्क के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खुद इमारत तमीर करेगी। यानी इमारत कौन तमीर करेगी, कंपनी, इमारत उनकी, प्लॉट दाऊद शाहिद साहब का, उन्हें महीने के महीने पैसे मिला करेंगे। ये पैसे किस में जाएंगे, इनकम फ्रॉम। अच्छा लॉ में ना एक्चुअली क्या लिखा हुआ था, ऊपर ये लिखा हुआ था एनी काइंड ऑफ टैक्स विच इज कैन नॉट इंक्लूडेड, नीचे लिखा हुआ था ए, और ए में लॉ क्या लिखा हुआ था, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड ऑफ रिफंड, और आगे जाकर डी में सिर्फ ये लिखा हुआ था ग्राउंड रेंट, तफसील कुछ भी नहीं, यानी जो टैक्स ऑर्डिनेंस था तफसील कुछ नहीं थी, सिर्फ हेडिंग लिखा था ग्राउंड रेंट। आगे तफसील फिर मैंने खुद बना। ठीक हो गया बच्चों, बात समझ आ गई, नो प्रॉब्लम जी। तो ग्राउंड रेंट जो है ये आ गया। अब आगे बच्चों, आगे फर्ज कर लीजिए एक चीज है जिसको कहते हैं रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ द लैंड आर बिल्डिंग। क्या मतलब, मतलब ये है कि फर्ज करें कि एक बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, चलो ये सीएफई की बिल्डिंग है, ये सीएफई की बिल्डिंग, ये किराए पे ली हुई है हमने, ये किराए पे ली हुई है हमने राशिद लतीफ से। आजकल कप्तान कौन, बाबर आजम से ली, किराए पे ली किससे, ये बाबर आजम की बिल्डिंग हमने किराए पे ली। अब वो किराया चला रहे थे, किराए पे चला रहे थे, लेकिन आप अक्सर कभी शाम को आगे देखें बिल्डिंग खाली, कोई भी नहीं होता है। आप हमारे पास आगे साथ वाली अकेडमी वाले तो कहा जी हम भी किराया दे रहे हैं, आप भी किराया दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो सीएसएस की तैयारी के लिए लोग शाम को आते हैं। तो ऐसा करें, आप अपने 2 रूम हमें किराए पे दे दें, तो हम आपको जो है इसका किराया दे दिया करेंगे, और ये रूम जो है आप बेशक कैंटीन के ऊपर छत डाल के 2 बना दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 रूम बना के उनको दे दिए। अब हम किराया किसको देते हैं, बाबर आजम को, और हमें किराया वो दे रहे हैं। तो अगर किराए पे ली हुई जगह अगर आगे किराए पे दे दी जाए तो इसको क्या कहेंगे, सब लीज। तो सब लीज हो, लैंड हो या बिल्डिंग हो, उसके जो पैसे होंगे वो क्या जाएंगे, किधर जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस लिहाज से देखा जाए तो अक्सर लोग जो होते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी से कई हॉस्टल खोले होते हैं, तो जिन्होंने बिल्डिंग आपकी अपनी नहीं, हमने भी किराए पे ली हुई। तो एक उन्होंने किराए पे बिल्डिंग ली और फिर आगे एक कमरे में 2-2, 3-3 बच्चे रखे, उनको दे दी और उनसे किराया लहदा ले लिया। इस तरह 50 लाख में बिल्डिंग ली थी
उसमें वो 1.5 लाख रुपया, सॉरी 50,000 में जो बिल्डिंग लीज में 1.5 लाख रुपया अर्न कर लिया, 1 लाख हमारा हो गया, 50 पिछले मालिक को दे दिया, तो किसमें जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कहता है द रेंट रिसीव बाय अ पर्सन बीइंग ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग, एक ऐसा बंदा जो बीइंग ओनर और लैंड ऑफ बिल्डिंग इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यानी ये मैंने खुद लिखा है समझाने के लिए। एक बंदा किराए पे बिल्डिंग देता है, ये जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इफ द अबव लैंड और बिल्डिंग इज सब लीज, उसकी उर्दू बनती है अमारत झैली लीज पर दे दी गई हो, तो देन द अमाउंट इज रिसीव बाय टेनेंट। टेनेंट रिसीव करेगा ना, फिर मालिक तो नहीं करेगा, इसे यहां टेनेंट का वर्ड यूज किया है। विल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कि अगर बिल्डिंग तुम्हारी है, तुमने किराए पे दी है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन अगर तुमने भी किराए पे दी हुई है और आगे भी किराए पे दी हुई है, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि फिर किराया कौन रिसीव करेगा? टेनेंट रिसीव करेगा। क्लियर बच्चों? आगे चलते। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट, ये भी पहले भी पढ़ा कि अगर आपने बिल्डिंग किराए पे दी है, याद कीजिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा था, और उसके अंदर लगी हुई है मशीन, प्लांट लगा हुआ, तो जो किराए पे लेने वाला है वो एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है किसमें? बिल्डिंग में। वो इंटरेस्टेड किसमें है? प्लांट में। अगर बिल्डिंग में इंटरेस्टेड होता तो फिर ये किसमें जाता? फिर प्रॉपर्टी में जाता। लेकिन अगर बिल्डिंग भी है और उसके साथ प्लांट भी है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉपर्टी में जाहिर है वहां भी रेलेवेंट था ना, तो कहते हैं इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद द प्लांट। तो मिस्टर असद हैज रेंटेड आउट हिज शू फैक्ट्री अलॉन्ग विद द शू प्लांट। ठीक है, किसको? मिस्टर बशीर। कितने पे? 1 लाख रुपए मंथली रेंट पे। ये किसमें जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक होगी बात? अच्छा बच्चों, तो ये आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब वो वाला आ गया ला जो आपको बड़ा पसंद है कि आपने एक हॉस्टल खोल लिया, उस हॉस्टल के अंदर आपने कौन सा हॉस्टल खोलना है? आपने बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल? बॉयज हॉस्टल। तो आपने बॉयज हॉस्टल खोल लिया, वहां आपने कमरे दे दिए किराए पे। ठीक है, तो कमरों का किराया जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। कितने कमरे? यार 8 कमरे, 18 कहां से आ गए? ये देखो 8 कमरे, 18 बनाएगा। ठीक है, बना लिया। अच्छा, तो इनकम जो है आपकी कहां से आ रही? कमरों के किराए से, वो इनकम इज प्रॉपर्टी। लेकिन आपने कहा नहीं कि मैं खुद जिम्मेदारी के साथ आपको इसकी सफाई करके दिया करूंगा, साफ सुथरा हॉस्टल मिलेगा। तो ये जो आपकी मेहनत की कमाई है, क्या हाल, जिससे आपके डोले शोले तैयार होंगे। ठीक है जी, ये किसमें जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कहते हैं इनकम फ्रॉम कंडीशन ऑफ फैसिलिटीज यूटिलिटीज अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद द रेंटिंग बिल्डिंग। किसमें जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्लियर जी? तो ये बच्चों हो गया आपका काम। फिट होगी जी बात? सही होगी बात? नो प्रॉब्लम। अब फर्ज करें कि आप सीए कर चुके और आप बन गए ये वाले चालाक बाबा जी। कौन से बाबा जी? चालाक बाबा जी। आप इन्होंने क्या किया? इन्होंने एन्युटी और पेंशन प्लान खरीदा हुआ था। कंप्यूटर ये ऐसे चलाते, टक 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 जल्दी से कंप्यूटर देंगे, ऐसे यूज कर रहे आजकल के बाबा जी। अब इसमें सोशल मीडिया पता कितना यूज करते होंगे। अच्छा चलिए, हमें उससे क्या ले। तो देखिए, अगर आप किसी जगह मुलाजिम होते और मुलाजिम होते हुए आपको पेंशन मिल जाती,
तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाती है। अगर आपको पेंशन मिल, जैसे आपको एम्प्लॉय शेयर स्कीम मिली थी पिछली बार, तो अगर आपको एम्प्लॉयर आपको साथ पेंशन की स्कीम भी दे देता है तो किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन आपने अगर किसी बैंक से, किसी म्यूचुअल फंड से पेंशन प्लान खरीद लिया तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर बच्चों? रिपीट कर दें एक दफा। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने मुलाजिम हैं आप किसी के और आपको पेंशन प्लान ऑफर हुआ, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चले पेंशन तो मिलेगी आपको, वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन उसके अलावा आपने मिजान म्यूचुअल फंड से जाके एक पेंशन स्कीम उसके अलावा और खरीद ली। अब वो जो आपकी एक्स्ट्रा पेंशन फंड वाली स्कीम है या एन्युटी स्कीम है, वो कहां जाएगी? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब बच्चों फर्ज कीजिए कि आपका प्राइज बॉन्ड निकल आया, ये वाला प्राइज बॉन्ड निकलेगा तो क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। तो वो कहता है एनी प्राइज बॉन्ड आर विनिंग फ्रॉम रेफरल टिकट, सिल्वर रेफरल टिकट और रादर lottery prize or winning quiz or prize offered by a company for promotion of sales or crossword puzzles। crossword puzzles वो होते हैं जिसके अंदर आप कोई, आपने वो प्रोग्राम देखे होंगे कि ये गेंद जाके उस बोतल को मारो तो तुम्हें 5 तोले सोना मिलेगा। ऐसे होते हैं ना पाकिस्तान, क्यों बच्चों? प्रोग्राम बने होते हैं, ठीक है जी। और अगर तुम्हारी बेगम जो है उसको हम एक कार्ड दिखाएंगे, वो तुम्हें इशारा करेंगी, उस इशारे को अगर तुम समझ गए तो तुम्हें 50,000 रुपया मिलेगा। इस तरह की आमदनी को किस में डालेंगे जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अगर आप इनाम जीत गए वो भी किस में डालेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लॉटरी निकल आई, कोई और चीज निकल आई, वो भी किस में डालेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर बच्चों? अच्छा, यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल फिट जा रही बात। चले, अब बच्चों बात यह है कि फर्ज करेंगे आप बड़े सुकून से अपने घर में सो रहे, आप सुकून से अपने घर में सो रहे, ठीक है जी, ये आप सो रहे, सॉरी बेड के ऊपर सो रहे, सॉरी गलती हो गई, आप बेड के ऊपर सो रहे, ठीक है। अच्छा, तो आप सो रहे बड़े आराम से, अचानक एक स्मेल फूट पड़ी आपके घर में। आपने कहा ये स्मेल वो नहीं जो घर वाले कहते हैं तुमसे आती ये कोई और तरह की स्मेल है। आपने बड़ी कोशिश की, बात समझ नहीं आई, आपने पाकिस्तान जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को फोन कर दिया, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेके आ गए, पता लगा आपके घर के नीचे से गैस निकली। एग्जैक्टली आपका जो 2.5 मरले का घर है उसके 1 मरले के हिस्से के नीचे गैस पड़ी हुई है, बहुत बड़े क्वांटम में, ठीक है जी। घर बड़ा कर देते, 5 मरले का कर देते, ज्यादा छोटा हो गया। अच्छा, तो उसके नीचे क्या है? गैस पड़ी हुई। अब वो गैस निकल आई है, अब क्या करें? तो लिहाजा वो जो गैस निकल आई तो कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सप्लॉयटेशन। अगर एनी अमाउंट रिसीव फॉर द प्रोविजन यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ग्रांट और राइट टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज ये वाला प्लांट लगाना पड़ेगा। अब ये वाला प्लांट लगाने के लिए आपका 5 मरले का घर, ख्वाबों का महल डिमोलिश करना पड़ेगा। जाहिर बात है उसकी छत के नीचे इतना बड़ा ये जो चिमना सा कैसे आएगा? नहीं बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब जब आपका घर हटाया जा रहा है तो वो आपका ख्वाबों का महल है, टूट गया। देखिए हुकूमत को क्या चाहिए? गैस क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी है नहीं, लोड शेडिंग है, पावर सेक्टर्स को जाए LNG की जरूरत। वो कहेंगे कोई मसला, तुम्हारे 5 मरले के घर के तुम्हें बदले में हम उससे 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज्यादा पैसे दे देते हैं, तुम बेफिक्र हो जाओ। तो इस तरह करेंगे ना, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अ ग्रांट ऑफ राइट टू एक्सप्लोर नेचुरल। जब तक आप ज्यादा नहीं ना देते वो सर्च नहीं कर सकते। क्या हाल? तो आप उनको ग्रांट देंगे, वो क्या करेंगे? एक्सप्लोरेशन शुरू कर देंगे, ज़ाहिर है उसके बदले आपको पैसे देंगे। आप ये भी ना डाल सकते हैं कि जब तक गैस निकलती रहेगी इस वजह से 2% मेरा है, चलिए 1% ले लिया आप,
वो बलोचिस्तान है, तुम बलोची थोड़ी हो, तुम अकेले हो। तुम्हें तो 1% मिल गया तो तुम्हारी नस्लें सी ये करेगी, समझो नहीं बच्चों, यहां तक तो। और देखिए हम जिन इलाकों में रहते हैं वहां पे तो जिस बंदे जिंदगी में पढ़ने का मौका एक दफा मिलना है, और बाद मिडिल क्लास बच्चे हैं जिनको एक पेपर देने का मौका भी एक दफा मिलना है। हालात ने यूं बदल जाना है। 2008 में मेरे वालिद की डेथ हुई थी और 2009 में वो मकान बिक चुका था जहां मैंने बचपन में। वो मकान नहीं था, गैस निकल आई, पैसा कमाओ, ठीक है जी, चले ख्वाब देखने में क्या देख लेने चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आगे आ गया बेनिफिट ऑफ प्राइम लोकेशन। आपका घर था किसी, जैसे मेरा घर है ओ जंगल में बना हुआ इंजीनियर टाउन, 2009 10 घर थे वहां, 5,000 की लोकेशन, 10 घर, 10वां मेरा हो, 7वीं फैमिली मेरी शिफ्ट हुई। स्नेक, डॉग्स, हाइनस, क्या क्या कुछ हुआ था रात को। लेकिन बच्चों ऐसा हो जाता है, फर्ज करें आप कोई लोकेशन लेके बैठ गए किसी गांव में, वहां से जीटी रोड गुजर गया, साथ से एक कमर्शियल सड़क गुजर गई, साथ ही एक बंदा आया यार तुम्हारी छत पे यार एक बिलबोर्ड लगाने देगा। हाँ लगा लो, हाँ लगा लो, कोई बात नहीं, 3 लाख महीने का दे दो। हाँ वो जो हमारा पुराना कैंपस है उसके दाएं तरफ जो बिल्डिंग थी छोटी सी, वो एक ही बंदे की थी, जहां इंग्लिश एड लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। अब तो खैर वो बंद हो गई। उसके ऊपर जो बिल बोर्ड लगा हुआ था, 7 लाख रुपए मेरे सामने दिया किराया, सिर्फ बिल बोर्ड, और उसके थोड़े से बाद 3 लाख तक ले गई, फिर 3 लाख इधर का। फिर पिछले वाले आ गए, सर गैस लेनी है हमारे पास तो पाइप नहीं, पाइप तो आपके घर के आगे से गुजर रहा, तो ऐसा करें हमें गैस नहीं है तो ले लो यार, मैं शरीफ आदमी, लेकिन आपके घर क्या लग जाएंगे बाहर मीटर ढेर सारे। आप कहते हैं प्राइम लोकेशन, मीटर का किराया, पाइपलाइन गुजर रही है, किराया जितना बिल आएगा 20% मेरा उसके ऊपर, ठीक है जी। तो ये क्या होगी प्राइम लोकेशन, ए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फॉर द प्रोविजन यूज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, क्लियर जी। और उसके ऊपर आप जो है प्राइम लोकेशन के पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो इसको किसमें डाल देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। अब ये जी कि एक बंदे ने दुकान ले ली बड़ी अच्छी जगह फीस सेंटर, फीस सेंटर में एक दुकान ले ली, ये दुकान है फीस सेंटर, बड़ी सी दुकान, बल्कि बहुत बड़ी दुकान। वो ली जनाब, उन्होंने कहा कि ऐसा करें आप ना 10 लाख रुपया एडवांस दे दें, 10 लाख रुपया एडवांस दे दें तो आप ले लें दुकान, किराया होगा इसका कितना जी 50,000, तो हमने ले ली। उसके बाद जनाब 2014 आ गया, 2014 में साद रफीक साहब आ गया आपकी दुकान, यार दुकान हमें दे, क्यों दे दें, ये देखो यार हमने यहाँ मुस्लिम लीग का ऑफिस बना लिया, मुस्लिम लीग का ऑफिस बना। उन्होंने मालिक मकान से बात की, उन्होंने कहा नहीं यार हम कैसे कह सकते हैं, आप उससे बात करिए, तो मैं तो नहीं देता। उन्होंने क्या किया, वो ले गया आपको अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी की डिक्की खोली, उसमें एक ब्रीफकेस पड़ा था, उसमें पड़ा था 25 लाख। कितना 25 लाख। नहीं यार ये 25 लाख पकड़, और मेरा बच्चा सीधा निकल घर की। हमने कहा हाँ अब ठीक है, अब तुम ले लो, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है 15 लाख का, ये क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, मकान खाली करने के पैसे, ठीक है। और जब 7 रफीक जरा औखा बोला, आपने 4 पठान बुला ली, कोमा कसाई को बुला ली, रियाज चोरी वाले को बुला ली, मैंने कहा बैठ जाएगा, आप इस बॉक्सर को बुला ली, बैठ जाएगा, तुझे भी पैसे देंगे, तो जब ये आए इसको 2 बिल्डू पेल देना, बिल्डू से। अच्छा अब ये खाली करने के पैसे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 2017 आ गया जी, चौधरी सरवर साहब आ गए,
साद रफीक कहता है यार पीटीए की गवर्नमेंट आनी तुम्हारी तो आनी नहीं तो हमें दे। और कहा नहीं मैं तो नहीं दूंगा। और कहा यार तू जो गाड़ी जिससे ब्रीफ केस निकला था वो किधर? कहता वो तो बाहर ही खड़ी, टायर लगने वाले लगा दिए। ठीक है, उन्होंने कहा तो इसमें ये वाला ब्रीफ केस रख। कितना शाबाश? 50। और कहा ठीक है छोड़ो, होती रहेगी वफादारियां। इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है जी। तो कहता है कि एनी अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग का मतलब क्या होता है? खाली करना। द पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या होता है? कब्जा देना। तो कहते हैं एनी कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग और कब्जा देना ऑफ अ बिल्डिंग रिड्यूस बाय एनी अमाउंट पेड बाय अ पर्सन टू अक्वायर द पोजेशन। रिड्यूस बाय यानी उसने भी रकम दी हुई ना, रिड्यूस बाय द एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन टू अक्वायर द पोजेशन। तो उसने कितना दिया हुआ था? 10 लाख। और उसने कितना दिया? 25 लाख। तो कहता है शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रिड्यूस का मतलब ये होगा ना 10 लाख तो वो है ना जो दिया हुआ है, और 10 लाख कब का दिया हुआ, और फिर उसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं, जो वहां उसकी क्लाइंटेज आती है, तो सारा उसका नुकसान है। उसको किस हद तक रिड्यूस करेगा? तो उसने कितना दे दिया? 25। डिफरेंस आया 15 का। किसमें डालने? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर है ना बच्चों? बात समझ आ रही है? अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई बंदा जो है वो काम छोड़ के जा रहा है, एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम अप्रूव्ड पेंशन सिस्टम ऑफ अ कंपनी। कंपनी के अप्रूव्ड पेंशन सिस्टम से कोई अमाउंट मिल गई, एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अप्रूव्ड पेंशन सिस्टम एंड इनकम सिस्टम प्लान आर एन्युटी। अच्छा देखिए, बात यह है आपको जो पेंशन मिलेगी महीने की वो क्या होगी? वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर ये अप्रूव्ड फंड है, अप्रूव्ड फंड है और उसके अंदर तो लम सम अमाउंट आपको मिल रही है, तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन ये एक पेंशन सिस्टम है जो एफपीआर के पास एक तरीका कार के तहत मंजूर कराना पड़ता है। अगर ये मंजूर नहीं कराएंगे तो फिर इसको ऐसे नहीं ट्रीट करना पड़ेगा। फिर इसको ट्रीट कैसे करना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में, और इसको गेन के हेड में जाना पड़ेगा ना कि ये गेन किया, क्या हाल। लेकिन अगर ये अप्रूव्ड प्लान है जिसके तहत आपको एक तो पेंशन, एक ग्रेच्युटी मिलती है आपको, बेसिकली ग्रेच्युटी है ना एक तरह से, तो वो मिलती है आपको। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बन जाती है जिसके अंदर इनकम पेमेंट प्लान को मिल जाता है, एन्युटी प्लान को मिल जाता है, तो वो अप्रूव कराया हुआ है। और ये उसके अलावा है वो जो मंथली पेंशन है उसके अलावा। तो फिर इसके ऊपर जो है इसको किस में डालेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, अगर आपको गिफ्ट मिल गया किसी से तो किस में डालेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। लेकिन इसमें मसला है, वो कहता है एनी अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू और एनी प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसीडरेशन। कोई प्रॉपर्टी विदाउट यानी कंसीडरेशन मतलब पैसे दिए बगैर मिल गया तो क्या करेंगे? गिफ्ट करेंगे इसको। लेकिन एक शर्त है, वो गिफ्ट आपको, और इफ द गिफ्ट इज रिसीव फ्रॉम द रिलेटिव इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये अदर सोर्स में नहीं डालेंगे आप, ये अदर सोर्स में आप नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? बे सीधी बात है, फर्ज कर लिया कि एक बंदे को गिफ्ट मिला है, एक बंदे को गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट दिया है, फर्ज कर लीजिए दोस्त ने आपको दिया है कि यार तू पढ़ने जा रहा है बाहर, तो ये 5 लाख रुपए मेरी तरफ से ले ले। ठीक है, या ऐसा कर तू मेरी तरफ से ये रोलेक्स की घड़ी ले ले। उस रोलेक्स की घड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो ये 5 लाख रुपए किसमें आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रिपीट करो बात। आपके दोस्त ने आपको क्या दी?
रोलेक्स की घड़ी आप पास आ गई ना, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख, तो 5 लाख क्या किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि वो वापस आ गई। लेकिन अगर आपने इसे सेल कर दिया 7 लाख रुपए में, तो बताइए किधर जाएगी ये कैपिटल। ठीक होगी बात, किस में जाएगी, आपके पास है तो क्या है, अदर सोर्स से आपको मिल गया, आपके पास है ना। लेकिन अगर आपने 2 लाख मुनाफा रख के बेच दिया है तो किस में जाएगा, कैपिटल गेन। अब एक और चीज और ले लेंगे, एक मोबाइल है आपकी, आप ही ने आपको भेजा है, ठीक है जी, 2.5 लाख रुपए का मोबाइल, 2.5 लाख रुपए मोबाइल है, आईफोन, 7 पैसे भेजिए, ठीक है जी, चले पैसे नहीं दे, मोबाइल भेजिए। अच्छा, अब ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, अब ये नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये दोस्त नहीं है, ये ब्लड रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपने ये मोबाइल 3 लाख में बेच दिया, अब ये कैपिटल गेन में जाएगा, क्योंकि याद कीजिए स्कल्पचर कहां से आते थे, बाकी चीजें कहां से आती थी, जेवरात वगैरह कहां से आते हैं, रिश्तेदारों से ही आते थे ना। आपके पास है, कोई टैक्स नहीं, रिश्तेदार ने दिया, हक है आपका, ले लें। लेकिन आपने बेचे हैं और उससे नफा हुआ है, तो कैपिटल गेन 7 से ज्यादा होगा तो 75% कर देंगे कीमत। नुकसान हो गया तो आप जानते हैं यार, वो डिडक्ट तो नहीं होगा, लेकिन वो हेड तो कैपिटल गेन लिखेंगे, लेकिन वो नुकसान टैक्सेबल नहीं है, डिडक्टेबल नहीं है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या सिखाया सर ने, यहां पे सर ने 2 ही बातें की है कि अगर टैक्स आया, अगर गिफ्ट आया है रिश्तेदार से, तो इनकम सोर्स में नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा। किसी दोस्त से, आपके किसी मोहल्लेदार से आया तो फिर जाएगा, और बेचने में तो जाने ही जाना है, इनकम ऑफ कैपिटल गेन में। क्लियर बच्चों? तो ये किसमें जाएगा जी, रिलेटिव से जो है ये किसी में भी नहीं जाएगा, इस पे टैक्स ही नहीं लगेगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, वहां सिर्फ डैश डाल देंगे, 2.5 लाख का मोबाइल बहन ने भेजा, डैश, ठीक है, वैल्यू ऐड करेंगे, लिख देंगे, लेकिन वहां डैश डाल देंगे। लेकिन जब बेचोगे फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 लाख माइनस करके 50 लाख, 2.5 लाख